प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास के विचार। जीवन चित्रण। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का भारत के समाजशास्त्र के विकास में विशेष योगदान रहा है। इन्होंने बीए मैसूर विश्वविद्यालय से की है और एमए, एलएलबी और डॉक्टरेट की उपाधियां बंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बंबई विश्वविद्यालय में ये जीएस घुरिये के शिष्य भी रहे। 1940 से 1944 तक बंबई विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो एवं रिसर्च असिस्टेंट भी रहे। 1945 से 1947 की अवधि में ये इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रहे। 1948 से 1951 की अवधि में इस विश्वविद्यालय में भारतीय समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1951 से 1959 में ये बड़ौदा विश्वविद्यालय में साइमन रिसर्च फेलो और 1956 से 57 में अमेरिका में रॉकफेलर फेलो भी रहे। 1959 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1955 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इनको कुर्ग लोगों के अध्ययन पर रिवर्स मेमोरियल मेडल देकर सम्मानित किया। 1958 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने एम.सी. रॉय मेमोरियल मेडल से इन्हें सम्मानित किया। 1964 से 65 में इनको सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी इन द बिहेवियरल साइंस से स्टैनफोर्ड की फेलोशिप मिली थी। प्रारंभ में इनका अध्ययन का क्षेत्र दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोग रहे थे। इनकी प्रमुख रुचि ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन में रही है। इनकी निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज विलेजेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया आदि। भारतीय समाजशास्त्र के विकास में योगदान। इन्होंने अनेक पुस्तकें, शोध पत्र, अवधारणाओं को प्रतिपादित करके भारतीय समाजशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनके मुख्यतः निम्न 4 अवधारणाओं को इन्होंने प्रतिपादित किया है: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति, लौकिकीकरण। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण संप्रत्यय की खोज की। दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय पाया कि निम्न जातियों के समूहों ने ब्राह्मणों की प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी शाकाहारी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुकरण करके जाति संसरण में 1-2 पीढ़ियों में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रारंभ में श्रीनिवास ने निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों की संस्कृति के अनुकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मणीकरण संप्रत्यय या अवधारणा का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि निम्न जातियां ब्राह्मणों के अलावा अन्य उच्च जातियों की संस्कृति का भी अनुकरण करते हैं, जिस प्रक्रिया की व्याख्या ब्राह्मणीकरण द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसलिए इन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण संप्रत्यय को अधिक विस्तृत एवं उपयुक्त पाकर इनका प्रयोग करना प्रारंभ किया। नंबर 2, पश्चिमीकरण। श्रीनिवास ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य कारकों को ध्यान में रखकर संप्रत्ययों, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणाओं को 1952 में प्रतिपादित किया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने आंतरिक कारकों के प्रभाव के द्वारा भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या की। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने भारतीय समाज में बाह्य कारकों के प्रभाव से पिछले 150 वर्षों से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या एवं विवेचना क्षेत्रीय परिदृश्य के आधार पर की है। पश्चिमीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। भारतीय समाज के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रुचियों, शिक्षा, प्रशासन,
कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, साहित्य तथा अन्य अनेक पक्षों पर ब्रिटानिया शासन का गहरा प्रभाव पड़ा था। भारतीय समाज में ब्रिटानिया संस्कृति के कपड़ों, श्रृंगार, साधनों, यंत्रों आदि का ही नहीं, उनके सिद्धांतों, संप्रत्यों, विचारधाराओं और दर्शन का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रभाव की प्रक्रिया को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के रूप में परिभाषित किया है। श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में पश्चिमीकरण की परिभाषा दी है। नंबर 3, प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संगठन को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के आधार से समझना अति आवश्यक है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा का निर्माण 1959 में अपने लेख में किया। इस अवधारणा का निर्माण इन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर किया। एम.एन. श्रीनिवास प्रभु जाति की अवधारणा को और अधिक परिष्कृत अपने लेखों और कृतियों में विद्वानों की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप करते रहे। अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों ने प्रभु जाति की अवधारणा का उपयोग ग्रामीण शक्ति संरचना, अंतर जातीय संबंध, नेतृत्व के उभरते स्वरूप, जाति का संघर्ष तथा ग्रामीण गुट जैसे विषयों के अध्ययन में किया। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की परिभाषा इस प्रकार है। एक जाति तब प्रभु जाति कही जाती है जब वह संख्यात्मक आधार पर गांव या स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का सबल रूप से प्रयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह जातीय संस्तरण में सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो। कोई भी जाति एक क्षेत्र में प्रभु जाति हो सकती है। प्रभु जाति के लिए सदस्यों की संख्यात्मक बाहुल्यता आर्थिक, राजनीतिक एवं जातीय संस्तरण में प्रभावी होना आवश्यक है। प्रभु जाति के लक्षण या विशेषताएं। श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्नलिखित 5 प्रबलता के लक्षणों का उल्लेख किया है, जिनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1 है आर्थिक प्रबलता। श्रीनिवास ने रामपुरा की प्रभु जाति ओक्कलिंगा में आर्थिक संपन्नता का अवलोकन किया। गांव में कई बड़े भूस्वामी होते हैं, लेकिन परंपरागत खेती करने के कारण उनमें आर्थिक संपन्नता नहीं होती। प्रभु जाति के निर्धारण में पुराने जमींदारों की तुलना में वे जाति अधिक संपन्न हो गई हैं, जिन्होंने आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है। जो जाति या वर्ग संपन्न होते हैं, उनका गांव के निर्णयों में अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान में गांव में ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्होंने कृषि की नई विधियां एवं तकनीकी उपकरणों के द्वारा भूमि का छोटा भाग होते हुए भी अधिक धन अर्जित कर लिया है। श्रीनिवास की मान्यता है कि प्रभु जातियों के निर्धारण में आर्थिक संपन्न जातियों ने पुराने जमींदारों की तुलना में अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त करके ग्रामीण नेतृत्व में प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। नंबर 2, राजनीतिक प्रबलता। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वही जातियां प्रभु जातियां हैं जिनके पास राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने की शक्ति है। उत्तर भारत के गांव में अहीर, जाट, गुर्जर एवं राजपूत जातियां, जिन्हें अ, ज, ग, र को समन्वित रूप अजगर कहा जाता है, प्रभु जातियां हैं। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जातियां राजनीतिक प्रभुत्व के कारण प्रभु जातियां हैं। केरल में नायर, आंध्र प्रदेश में रेड्डी तथा लिंगायत, गुजरात में पाटीदार एवं राजपूत तथा महाराष्ट्र में मराठा प्रभु जातियां हैं। नंबर 3, संख्यात्मक बाहुल्यता। वर्तमान भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण किसी भी जाति के राजनीतिक नेतृत्व का निर्धारण उसकी सदस्य संख्यात्मक बाहुल्यता के द्वारा होता है। श्रीनिवास ने रामपुर गांव में 1948 में कुल जनसंख्या 1523 में से 735 ओक्कलिंगा जाति के व्यक्ति पाए गए। यह जाति जनसंख्यात्मक बाहुल्यता के कारण प्रभु जाति थी। इनके अनुसार किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाति के सदस्यों की संख्या जितनी अधिक बाहुल्यता में होगी, वह जाति उस ग्राम की शक्ति संरचना में उतनी ही उच्च स्थिति में होगी। नंबर 4, अनुष्ठानिक प्रधानता। श्रीनिवास ने अपने अध्ययनों एवं ज्ञान के आधार पर स्पष्ट किया है कि आज भी धार्मिक, अनुष्ठानिक या कर्मकांडीय उच्चता प्रभु जाति के लिए आवश्यक लक्षण है। इनके अनुसार प्रभु जाति के लिए जातीय संस्तरण में उच्च परिस्थिति होना आवश्यक है। नंबर 5, शैक्षिक प्रबलता। श्रीनिवास ने प्रभु जाति के लिए आधुनिक शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण लक्षण माना है। ऐसा पाया गया है कि जिन गांवों में जिस जाति के अधिक सदस्यों ने आधुनिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है तथा सरकारी नौकरियों में है, वे प्रभु जातियां बन गई हैं।
प्रभु जाति बनने के लिए श्रीनिवास के अनुसार उच्च शिक्षा भी एक प्रमुख निर्धारक है। कुछ विद्वानों ने श्रीनिवास द्वारा वर्णित किए प्रमुख लक्षणों में भू स्वामित्व, प्रशासनिक स्थिति और विकास योजनाओं को भी सम्मिलित किया है। नंबर 4, लौकिकीकरण। श्रीनिवास ने लौकिकीकरण की अवधारणा के संबंध में अपने विचार, अपनी कृति आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में प्रस्तुत की है। लौकिकीकरण में मानवीय व्यवहारों की व्याख्या धर्म के स्थान पर तर्क के द्वारा की जाती है। घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात कार्य कारण संबंधों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होता है। श्रीनिवास की मान्यता है कि लौकिकीकरण के कारण भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसका प्रभाव सामाजिक संरचना के विभिन्न घटनों एवं संस्थाओं, परिवार, जाति, धर्म, पाप पुण्य, पवित्रता, अपवित्रता, कर्मकांड, अनुष्ठान आदि क्षेत्रों में देखना पड़ रहा है। नंबर 1 है पवित्रता अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन। श्रीनिवास का कहना है कि पवित्रता का अर्थ स्वच्छता, पुण्यशीलता एवं परोक्ष रूप में धार्मिकता हो सकता है। अपवित्रता से तात्पर्य कलंक, मलिनता, दूषण और परोक्ष रूप में पाप भी हो सकता है। इनकी मान्यता है कि विभिन्न जातियों के बीच दूरी का निर्णय पवित्रता अपवित्रता की धारणा के आधार पर होता है। नंबर 2, जीवन चक्र एवं संस्कार में परिवर्तन। श्रीनिवास का मानना है कि लौकिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप धार्मिक संस्कारों का संक्षिप्तीकरण हुआ है। लोग पूजा पाठ, संध्या आदि को अब कम समय देते हैं। नंबर 3, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। लौकिकीकरण ने सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया है। इसका प्रभाव परिवार, जाति और ग्रामीण संरचना में देखा जा सकता है। नंबर 4, परंपरागत धर्म में परिवर्तन। श्रीनिवास का कहना है कि लौकिकीकरण का प्रभाव राज्य और कानून के बढ़ते हस्तक्षेप के रूप में मठों, मठाधीशों पर पड़े प्रभाव में देख सकते हैं। मठों की भूमि सरकार ने छीन ली है, अनेक कानून उन पर थोपे जा चुके हैं, उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। इस प्रकार श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन के क्षेत्रीय परिदृश्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है। इनके अनेक शिष्यों को क्षेत्रीय परिदृश्य का ज्ञान दिया है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। धन्यवाद।